आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री मेजर पेपर का और हिस्ट्री माइनर पेपर का 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हालांकि यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिया है, इसलिए लिया है ताकि अगर इस क्वेश्चन के आंसर को अगर जानते हो तो अपने माइंड में इसका जवाब दे सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में देखते कितने विद्यार्थी सारे क्वेश्चन में से कितना का सही जवाब देते हैं, क्योंकि आपका कल एग्जाम है, देखते कि आपकी तैयारी कितनी है, इसीलिए यहाँ पर है। लेकिन आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेंगे, विदाउट ऑप्शन आपको आंसर देना होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय इतिहास के विषय में जानने के अनेक स्रोत है, इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ या आपके प्रीवियस सत्र में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी से यहाँ पर है, और उसके आधार पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी क्वेश्चन है। तो बताइए, भारतीय इतिहास के विषय में जानने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं, उन सभी स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। जैसे कि साहित्यिक स्रोत होता है, उसके अलावा पुरातात्विक स्रोत, इसके अलावा जो विदेशी वृत्तांत होते हैं, यानी जो विदेशी लोग होते हैं वो यात्राएं करके किताब लिखते हैं ये, या फिर जनश्रुतियाँ। तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी टाइप करते जाइएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है इतिहास के बारे में जानने के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। दूसरा नंबर में भी उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत कौन सा है। स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, अभिलेख। पुरातात्विक का मतलब होता है पुरानी चीज़ें जिसको खोद कर निकालते हैं धरती के नीचे से। तो उसी तरीके से बताइए किसी चीज़ का स्मारक, मूर्ति, या फिर सिक्के, या फिर मिट्टी के बर्तन, या फिर अभिलेख। तो इसमें यानी पुरातात्विक स्रोत में भी महत्वपूर्ण स्रोत है आपका अभिलेख। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर, पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 10, 4, 18 या फिर 20। इसका सही उत्तर हो जाएगा 18। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य है। महाकाव्य है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाटक है, फिर उपन्यास है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि महाकाव्य क्या है, भगवत पुराण, या फिर दिव्यावदान, या फिर ऋग्वेद, या फिर रामायण। इसका उत्तर हो जाएगा महाकाव्य रामायण है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर, पीटकों की कुल संख्या कितनी है। तो आप लोग पढ़े होंगे त्रिपीटक, यानी टोटल 3 है। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा उन तीनों का नाम क्या है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया था। यहाँ पर क्वेश्चन मिस प्रिंट है, हड़प्पा स्थल का पता किसने लगाया था, ये क्वेश्चन पूछा जाना था। तो यहाँ पर आपको उत्तर बताना है। इसका उत्तर क्या होगा, राय बहादुर शाहिनी, मैक्स मुलर, डॉक्टर RC मजुमदार, या फिर राखालदास बनर्जी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राय बहादुर शाहिनी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर, मोहनजोदड़ो का पता किसने लगाया था। ये क्वेश्चन ठीक है, बताइए राय बहादुर शाहिनी या फिर राखालदास बनर्जी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राखालदास बनर्जी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुर्दों का टीला शाब्दिक अर्थ क्या है, या फिर इस जगह पर हो सकता है मृतकों का टीला का शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो का ही यहाँ पर नाम मृतकों का टीला भी बोला जा सकता है, या फिर इसी के जगह पर मोहनजोदड़ो भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है मोहनजोदड़ो। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का स्वरूप था, तो उसका स्वरूप किस तरीके से था, ग्रामीण, या फिर नगरीय, या फिर अटाविक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है सिंधु सभ्यता जो थी वह नगरीय सभ्यता थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर, सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पशु से अपरिचित थे, उस पशु के बारे में जानकारी नहीं थी। इसका उत्तर हो जाएगा अश्व, यानी घोड़े। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर, प्राचीनतम वेद का नाम बताइए। सामवेद है यहाँ पर, इसके अलावा अथर्ववेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद। बताइए क्या उत्तर हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका औपौरुपे, यहाँ हो जाएगा औपौरुषे। ठीक है, यहाँ पर पे के जगह पर इस तरीके से सा हो जाएगा, इस तरीके से सा होता है ना, वो मिसप्रिंट है। कहा गया है वेदों को, पुराणों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, या फिर बौद्ध ग्रंथों को। तो इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा वेदों को। ठीक है, इसका थोड़ा सा अर्थ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, यानी मनुष्य के द्वारा लिखी गई नहीं है। ठीक है, ये कोई और लिखा है इसको, या फिर दिव्य शक्तियों द्वारा इसको लिखा गया है, तो वही चीज़ है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर, आघन्या किसे कहा जाता है, गाय को, बैल को, अश्व को, या फिर मनुष्य को। इसका उत्तर हो जाएगा गाय को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वैदिक सभ्यता का स्वरूप किस तरीके से था, या फिर किस तरीके से थी, नगरीय सभ्यता थी, या फिर शिकारी, या फिर ग्रामीण। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, या फिर अटाविक। तो बताइए वैदिक सभ्यता किस तरीके का स्वरूप था उसका, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप किस तरीके से था, नगरीय था। तो यहाँ पर वैदिक के बारे में आपको बताना है, तो ये ग्रामीण था।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर, महात्मा बुद्धकालीन महाजनपदों की संख्या कितनी थी? यानी महात्मा बुद्ध कालीन के समय, यानी महात्मा बुद्ध के काल के समय महाजन जो थे, महाजन आपको पता है ना, मैंने वीडियो में कई बार बताया लॉन्ग वीडियो में, तो उसकी संख्या कितनी थी? 4, 12, 8, 16। इसका उत्तर हो जाएगा टोटल 16 थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर, महात्मा बुद्ध स्वयं थे, शाक्य थे या फिर कौल्य थे या फिर यहाँ पर देखिए लिच्छवी थे या फिर आवंती थे? इसका उत्तर हो जाएगा शाक्य। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर, सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यतंत्र था आवंती, वत्स, मगध या फिर लिच्छवी? तो देखिए मगध के उत्कर्ष में ही मैंने आपको बताया था सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य, मगध का राजतंत्र सबसे शक्तिशाली था। इसके भौगोलिक और भी बहुत सारे रीजन थे जो मैंने आपको वीडियो में बताया था। इसका उत्तर हो जाएगा मगध। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर, मंत्री परिषद में अधिकतर होते थे, कौन अधिक होते थे? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या फिर शूद्र? इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर, राजा का पद होता था चुनाव द्वारा या फिर पैतृक या फिर युद्ध द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा पैतृक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन का युग किस शताब्दी को माना जाता है? धार्मिक आंदोलन में मैंने आपको बताया था जैन धर्म, इसके अलावा बौद्ध धर्म, ठीक है। इसकी शुरुआत किस युग में हुई थी? तो इसकी शुरुआत 6ठी ईसा पूर्व में हुई थी, यानी 20 का जो उत्तर है वो आपका 6ठी ईसा पूर्व हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पार्श्वनाथ किस राज्य के राजकुमार थे? कौशल, वाराणसी, लिच्छवी या फिर उज्जैन? पार्श्वनाथ आपको पता है ये 23वें तीर्थकर थे, ठीक है, ये 23वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। उसके बाद पहले यानी संस्थापक कौन है जैन धर्म के, कौन से तीर्थकर? तो ऋषभदेव। तो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर थे, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ये यहीं के थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर, बौद्ध धर्म था, तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार, हिंदू धर्म की एक शाखा या फिर जैन धर्म की एक शाखा या फिर एक नवीन धर्म या फिर पुरातन धर्म का संशोधित स्वरूप। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? बौद्ध धर्म क्या था? तो बौद्ध धर्म जो है वो आपका पुरातन धर्म का संशोधित स्वरूप था। पुराने जो धर्म थे उसी धर्म से ही संशोधित, यानी उसी धर्म को सुधारने के लिए एक नया धर्म निकला था, इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा पुरातन धर्म का संशोधित स्वरूप। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, कुशीनगर में या फिर रामग्राम में? इसका उत्तर हो जाएगा कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, तथागत कहा जाता है, यानी ये उपाधि दी गई थी, तो किनको दी गई थी? महात्मा बुद्ध को, महावीर को, पार्श्वनाथ को या फिर गोरखपुर को? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा बुद्ध को, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर, बौद्धिस्तों धर्म किसे कहते हैं? यानी बौद्धिस्तों का धर्म किसे कहा जाता है? हीनयान को, महायान को या फिर जैन धर्म को? इसका उत्तर हो जाएगा महायान को, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आहर्त उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया या फिर ज्ञान प्राप्त कर लिया या फिर बौद्धिस्त को या फिर अद्वैतवाद को? तो आहर्त उस व्यक्ति को कहा जाता है जो निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाण प्राप्त कर लेते उसी को आहर्त बोला जाता है। आगे देखिए, हीनयान का लक्ष्य क्या प्राप्त करना था? बौद्धिस्त नहीं, ये तो महायान था। आहर्त बिल्कुल, यानी निर्वाण की प्राप्ति करना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? पार्श्वनाथ अभी मैंने आपको बताया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, 23वें या फिर 24वें या फिर प्रथम। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया अभी जस्ट, तो बताइए महावीर थे, ऋषभदेव या फिर पार्श्वनाथ? तो इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पर मिस प्रिंट है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से कि जैन धर्म में किसकी पूजा की जाती थी? ईश्वर की, तीर्थकर की या फिर स्तूपों की या फिर सूर्य की? देखिए ये तो ईश्वर को नहीं मानते थे, तो ईश्वर की पूजा ये नहीं करते थे। इसके अलावा स्तूप या फिर सूर्य, इनकी भी पूजा ये नहीं करते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा तीर्थकर, यानी तीर्थकर की ये पूजा करते थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिंबिसार किस कुल का था? या फिर वंश भी लिखा है, किस वंश का था या फिर किस कुल का था? तो दोनों अर्थ एक ही है, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश या फिर मौर्य वंश? इसका उत्तर हो जाएगा हर्यक वंश। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार। तो आप लोगों को ट्रिक दे रहा हूँ, याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य कहीं ना कहीं एक अच्छा साम्राज्य था। मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, वो एक अच्छा राजा था। तो एक अच्छा राजा होने की निशानी क्या है कि वो अपने माथे में बिंदु के जैसा तिलक लगाएगा। तो उसी तरीके से आपको ट्रिक यूज़ करना है कि जिस भी राजा के नाम में बिंदु लगा रहे, तो बिंदुसार अच्छा राजा यानी मौर्य वंश का वो राजा होगा, मौर्य वंश का संस्थापक। और जहाँ बिंबी होगा वो हो जाएगा हर्यक वंश। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत ट्रिक आप यूज कर सकोगे एग्जाम में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित राजाओं में से कौन पितृहत्या था? पितृहत्या का मतलब होता है पिता की हत्या करके राजगद्दी में बैठना।
तो बताइए कि कौन सा राजा ऐसा था जो पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। इसका उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। यहाँ पर तो नहीं है लेकिन अज्ञात यहाँ पर हो गया अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रथमूषल व महाशिलाकंटक नामक शस्त्रों का प्रयोग किस राजा ने किया था। आप लोग देखे होंगे बाहुबली मूवी में इस तरीके से भल्लाल देव, उनका एक हथियार था रथ में, और वो कहीं ना कहीं इस तरीके से घूमते हुए जा रहा था, सभी विद्रोही सैनिकों को ख़त्म कर रहा था, इससे काट रहा था गाजर मूली की तरह। तो ये जो हथियार है ना, इसी हथियार को इस नाम से बोला जाता है। तो ये जो हथियार है, तो इस शस्त्र का प्रयोग किस राजा ने किया था, अजातशत्रु ने ही किया था इस हथियार का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नंद राजा किस जाति के थे। नंद राजा समझते हो ना, नंद वंश के जो राजा थे प्रथम वह महापद्मनंद थे और वह एक नाई थे। तो बताइए नाई किस जाति में आते, किस कैटेगरी में आते, तो वह शूद्र के कैटेगरी में आते। तो नंद राजा कैसे जाति के थे, शूद्र जाति के थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित नंद शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद शासक को हराया था, अग्रसेन, धनानंद, कैवर्त या फिर भूतपाल। तो धनानंद को हराया था। ठीक है, नंद वंश का आखिरी राजा यही था। आगे देखिए चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किसने किया था, चाणक्य ने या फिर विशाखदत्त या फिर मेगास्थनीज या फिर जस्टिन ने। इसका उत्तर हो जाएगा विशाखदत्त ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था, उसका रियल नाम। तो देखिए इसका नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य को ही कौटिल्य के भी नाम से बोला जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त ने किस यूनानी शासक को परास्त किया था। यूनानी शासक को बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में सिकंदर को मार देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस यानी सिकंदर का सेनापति। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, यूनानी लेखकों ने एंड्रोकोटस तथा सेंड्रोकोटस नाम, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस नाम किस भारतीय शासक के लिए प्रयोग किया था। तो बताइए धनानंद के लिए या फिर बिंदुसार के लिए या फिर चंद्रगुप्त के लिए या फिर अशोक के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंद्रगुप्त का संबंध किस राज्य से था। चंद्रगुप्त का संबंध किस राज्य से था, नंद राज्य से या फिर यहाँ पर बोला गया शाक्य राज्य से या फिर पिपली वन से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जरा बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पिपली वन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर, मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है। ये क्वेश्चन मौर्य प्रशासन व्यवस्था में मैंने आपको शुरू लाइन में ही लिखा था, मैंने वीडियो में बताया था। बताइए अर्थशास्त्र से या फिर मुद्रा राक्षस से या फिर कथा सरित त्यासागर से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 44 का जो उत्तर है वो आपका अर्थशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, मैंने वीडियो में बताया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था उच्च कोटि की थी, हाई क्वालिटी की या फिर नॉर्मल थी। ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, उच्च कोटि की थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती थी। ये भी मैंने आपको बताया था, उसमें 2 से 6, 10 से 12 या 12 से 20। तो यहाँ पर 12 से 20 हो जाएगा। वहाँ पर मैंने आपको 18 के लगभग बताया था, ये आपका 12 से 20 के अंडर में आ जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मौर्य काल में दंड व्यवस्था कैसी थी। तो कठोर थी। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कठोर थी, लेकिन जब अशोक आए थे कहीं ना कहीं सभी कठिन चीज़ों को जो हिंसा से रिलेट करता था उसको वह सरल कर दिए थे, आसान कर दिए थे। वही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को अशोक ने बनाया कठोर या फिर सरल या फिर वैसा ही रहने दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरल बनाया था, क्योंकि वह हिंसावादी था, क्योंकि वो अहिंसावादी बन चुका था, बौद्ध धर्म को अपना चुका था, इस कारण से। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने करवाया जरूरी नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन मैच कर जाए, बाकी 3-4 क्वेश्चन जो भी मैंने आपको लॉन्ग वीडियो में बताया है, चाहे वो पुराने प्लेलिस्ट वाले वीडियो हो या फिर नए VVI क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट हो, दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। 100% उसी लॉन्ग वाले वीडियो से ही आपके एग्जाम में 5 के 5 MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसका तो मैंने तैयारी करवा ही दिया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।